बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था आप लोगों से, वो डिफरेंस था बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड आरबीएम मेथड, और मैथमेटिकली भी क्या डिफरेंस था वो भी आपके सामने रख दिया गया था। अब ये है कि इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि भाई जो सिनेरियोज आपके पास आते हैं, क्या आप उसमें डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सवाल सवाल है सवाल सवाल ठीक है। अब ये है कि वो आपको मैंने अपडेट तो कर दिया, आप कहीं कॉस्ट निकालनी पड़े। अच्छा, एक और चीज मैं पूछता हूँ आपसे, स्ट्रेट लाइन मेथड में टोटल 3 साल की अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? अगर मुझे इस 30,000 अक्यूमुलेशन से कॉस्ट मालूम करनी है तो क्या करूं? किससे डिवाइड? 30%। क्योंकि ये 3 साल की डेप्रिसिएशन, ये 3 साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट के 30% के बराबर है। तो एक काम करें, 30,000 को डिवाइड करके देखें 0.3 से, तो आपको कितनी बातें मिल गई। आप कॉस्ट से डब्ल्यूडीवी जंप कर सकते हैं, डब्ल्यूडीवी से आप कॉस्ट पे आ सकते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्शन से भी आप वापस कॉस्ट पे आ सकते हैं। ये सब टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। यहाँ मसला आता है, यहाँ पर एक काम कीजिए, सब लोग कैलकुलेटर में जो बोल रहा हूँ टाइप कीजिए। 10,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन, 9,000 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, और 8,100 तीसरे साल की डेप्रिसिएशन, इन तीनों का सम करिए। 27,000 ये हो गई 3 साल की अक्यूमुलेटेड। अब इसको मैं कितने परसेंट से डिवाइड करूंगी कॉस्ट पर? चेक कीजिए कैसे। क्योंकि पहले साल की डेप्रिसिएशन ये कौन है भाई? जुड़े नौफिल तो नहीं? कंफर्म करो बस। ऑडियो तो ज्वाइन की भी नहीं है उसने, उसको आवाज तो पहुंचेगी नहीं। कैमरा उसने रखा हुआ है अपना एक्टिव, माइक उसका एक्टिव नहीं। चले बाहर। क्या कह रहा था भाई? पहले साल की डेप्शन कॉस्ट का 10%, दूसरे साल की डेप्शन डब्ल्यूडीवी का 10% लेकिन कॉस्ट का 9%, तीसरे साल की डेप्शन डब्ल्यूडीवी का 10% लेकिन कॉस्ट का 8 तो अब तक की अक्यूमुलेटेड डेप्शन 10% प्लस 9%, 19% प्लस 8.1%, तो अब तक की अक्यूमुलेटेड कॉस्ट का 27.1%। तो आप 27,100 को 0.271 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। लेकिन मसला ये कि अभी तो आप यहां देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली आप 0.271 कैसे निकालें? इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। डब्ल्यूडीवी का परसेंटेज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? आप 0.729 निकाल लें। कैसे? 0.9 की पावर 3 लगाकर लगाइए। अगर 0.9 की पावर 3 डब्ल्यूडीवी का परसेंटेज है तो वन में से डब्ल्यूडीवी के परसेंटेज को माइनस करके जो परसेंटेज बचेगा वो अक्यूमुलेटेड डेप्शन का परसेंटेज होना चाहिए। चेक करिए, तो समझ पा रहे हैं बात? यार तो भाई टेक्निक्स हैं, बराए मेहरबानी इनको आप ध्यान में रखें ताकि आप सिचुएशन क्या कर सके, फेस कर सके। सही है? याद रहेगा या नहीं? कल तुमने लेक्चर देखा दोबारा ये वाला? दोबारा ये जुमला इसने कल भी बोला और आज भी बोला। बिलाल 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 वो तो आया नहीं, कहां गया? गया? घर पे बैठ के पढ़ूंगा? घर पे बैठ के थोड़ी लेट के पढ़ते हैं। आप बैठ के पढ़ रहे हैं यार, ये कैसे? गलत बात है। ठीक है, ओके जी। तो ये आपके सामने मतलब जो भी इससे रिलेटेड कैलकुलेशन हो सकती है मैंने आपको वर्बली बता दो दी। आप क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उससे आइडिया होगा कि आपको बात कितनी समझ में आई है। आइए तो आगे बढ़ते हैं।
एमसीक्यूज की शुरुआत कर लेते हैं। अब सवाल क्या है? पहला सवाल, आपके पास इस क्वेश्चंस तो होंगे वैसे भी, आप में से कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट करने की जिद्दोजहद की? गुड, जबरदस्त, अच्छी बात। हम हैं, हम किस पे हाथ उठा लिया तुमने भाई? किस पर? अच्छा, which of the following cannot be classified as tangible non-current asset? इनमें से कौन सा ऑप्शन टेंजिबल नॉन करंट एसेट नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं? अ कमर्शियल, प्लीज, अ कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज इन फैक्ट्री। एक जनरेटर है तो फैक्ट्री में बिजनेस के इस्तेमाल में, तो वो भी इनडायरेक्टली काम आ रहा है किसके? प्रोडक्शन के। जनरेटर टेंजिबल है? हाँ है। बिजनेस यूज में है? हाँ है। प्रोडक्शन के काम आ रहा है? ठीक है जी, ओके, पीपी है। अ कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर अर्निंग बाय रेंट, आपका बिजनेस है जनरेटर रेंट पर देने का, तो रेंटल टू अदर हो गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेंटल टू अदर, ये भी है। अ कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज इन ऑफिस इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ रहा है। तीन ऑप्शन में तो जवाब है आ रहा है, तो एक ही बचा। अ जनरेटर हेल्ड फॉर रीसेल टू कस्टमर, ये जनरेटर कहाँ पड़ा हुआ है? शोरूम में। किस मकसद के लिए? बेचने के लिए। तो अब ये पीपी है या इन्वेंट्री है? ऑप्शन डी इज द, कि ये जो डी ऑप्शन है ये पीपी नहीं है, ये क्या है? इन्वेंट्री। समझे बात? ये इन्वेंट्री भले जितना भी वक्त ले बिकने में, इन्वेंट्री हमेशा कहाँ आएगी? करंट एसेट। इन्वेंट्री हमेशा, इन्वेंट्री हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनमें से कौन से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम? स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 लाइट जाने पर जनरेटर खुद ब खुद ऑन हो जाता है, स्टैंड बाय जनरेटर। किस काम आ रहा है? प्रोडक्शन क्या आ रहा है? या ऑफिस के काम आ रहा है? यस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, बहरिया टाउन 2, मलिक रियाज के लिए, मतलब बैरियर टाउन वालों के लिए जमीनें क्या हैं? इन्वेंट्रीज हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए बिल्डिंग भी क्या है? इन्वेंट्री। उसका मतलब ये हुआ सेकंड आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपका अगर काम ही जमीनें खरीद कर प्लॉटिंग बना बना के बेचना है, तो वो जमीनें आपके नजदीक इन्वेंट्री। तो इसका मतलब पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, दूसरा नहीं है। तीसरा, अब बस फॉर पिक एंड ड्रॉप फॉर पीपी है। अ जनरेटर फॉर पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है? टेंजिबल एसेट्स, assets held for the production or supply of goods or services, asset held for sale in the normal course of business। ये डेफिनेशन किसकी है? इन्वेंट्री की। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स भी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम भी आते हैं। आवाज नहीं आई बेटा। एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन, तो ये जो ए, बी और डी, ये तीनों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की मिलकर क्या है? डेफिनेशन। फिर वो एसेट्स जो आपने किस इंटेंशन से रखे हुए? बिजनेस के नॉर्मल रूटीन में बेचने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ना हो, वो इन्वेंट्रीज हैं, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है। पक्का? तो बॉब वाले क्वेश्चन में तो मशीन्स थी, मशीन्स, वो इन्वेंट्रीज थी ना, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं थी। फर्नीचर के शोरूम में जो फर्नीचर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी एसी वालों के शोरूम में जो एसी रखे हुए हैं, वो इन्वेंट्री। लेकिन जब एसी ऑफिस में लग गया, फर्नीचर ऑफिस में आ गया, ये सारी बातें आपसे बहुत शुरू में हो चुकी।
ये विच टू वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे उधर पेपर, बहुत इनकी भरमार है। A building contractor decides to construct an to be occupied by his own staff. उसने एक ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है. Which two of the following costs incurred by the building contractor cannot be included as a part of cost of the office building? ऑप्शन में दी गई कौन सी दो कॉस्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होंगी? जो नहीं होंगी वो आंसर है. मतलब उसने बोला कि बिल्डिंग की कॉस्ट, अगर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या मंगवाया? क्या मंगवाया? सीमेंट मंगवाई, मटेरियल, क्या कहते हैं, रेती मंगवाई, मटेरियल, सरिया मंगवाया, मटेरियल. ये सब कुछ बिल्डिंग में लगेगा, तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट माना जाएगा पक्का. अच्छा, उसके बाद ये को लगाएगा कौन? लेबर. तो लेबर की जो वेजेस हैं वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट बन गई. ये लगाने के लिए कोई इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल हुआ, तो उस इक्विपमेंट का रेंट या इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी बिल्डिंग की कॉस्ट का बन जाएगी, पार्ट बन जाएगी. सोच नहीं, जवाब दें. समझ पा रहे हैं बात? ये तो लिखा हुआ क्या है? A building contractor decides to construct an office building to be occupied by his own staff. Which two of the following costs incurred by the building contractor cannot be included as part of the cement, iron, sand, crushed stone bought for? ये सब क्या कहलाए? मटीरियल. क्या कहलाए? मटीरियल. मटीरियल सारा क्या होगा? बिल्डिंग का पार्ट बनेगा. सी पॉइंट भी पढ़ ले. Hire of plant and machinery for use on the office building site. ठीक है जी. मतलब जो आपने देखते कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तो एक मशीन आती है जो मिक्सर मिक्स कर रही होती है, छत डल रही होती है उसको, वो सब इक्विपमेंट किस पे आते हैं? किराए पर आते हैं. तो उनका किराया भी बिल्डिंग की कॉस्ट का बना, पार्ट बना, क्योंकि वो मशीनरी इस्तेमाल हुई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने में. तो अगर ये मशीन आपकी हो, हायर पे ना हो, तो फिर वो आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है. तो फिर उस मशीन की डेप्रिसिएशन, यानी वो मशीन कंज्यूम हुई है किसको बनाने में, तो फिर मशीन की जो डेप्रिसिएशन होगी बिल्डिंग की कॉस्ट क्या बन जाएगी? पार्ट बन जाएगी. दो बातें होंगी. तो मैंने एक जुमला ऐड किया, या तो रेंट या इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, दोनों कॉस्ट का पार्ट बन. तो फिर क्या ऑप्शन बचे? अगर ए और सी शामिल होंगे तो बी और डी शामिल नहीं होंगे. अच्छा जी, तो बी क्यों शामिल नहीं होगा? मिसाल के तौर पर हमारे पास एडमिन स्टाफ है. एडमिन स्टाफ हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए या हमारे रूटीन के काम करने के लिए? तो बिल्डिंग बने या ना बने, उनको तनख्वाहें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो उनकी तनख्वाहें जो होंगी उनका बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं. भाई लकी सीमेंट वाले अपनी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो लकी सीमेंट में जो स्टाफ बैठा हुआ है जिसका बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी जो भी सैलरी है वो तो उनको जब भी मिलती है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती, जब भी मिलती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना होती. तो हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट. शुरू में वो लिखा हुआ है, पढ़ाया है हमने. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स, आवाज नहीं आ रही. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड are not recognized as a part of property plant equipment. ठीक है जी. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स आर नॉट recognized as a part of property plant equipment. नहीं आपने नोट किया तो नोट कर लिया. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड आर नॉट recognized as a part of property plant equipment. अच्छा, देख लिया. चले चाहे तो एक लिस्ट बना लें अपने पास. Cost that is not recognized as part of cost of PPE. Cost that is not recognized as part of cost of PPE. वो cost
जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी, नंबर 1। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कहते हैं कॉस्ट। ओवरहेड्स का मतलब क्या है, कॉस्ट। ओवरहेड की टर्म इस्तेमाल होती है किसके लिए, कॉस्ट के लिए, खास तौर पे फिक्स कॉस्ट के लिए। किसके लिए, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, एबनॉर्मल लॉसेस। क्या एबनॉर्मल, अब ये बड़ा तस्करा निकल आया तो बात इस तरफ जाएगी। एबनॉर्मल मतलब कुछ लॉसेस नॉर्मल भी हो सकते हैं। एक लॉस कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस। एक लॉस कौन सा है, ये क्या बात है, नॉर्मल लॉस। ये अभी इन्वेंट्री का टॉपिक आएगा तफसील से, वहां भी इसकी बड़ी बहस होगी, वहां दोबारा आपको याद दिलाना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस मैं समझा दूं बात, आप जरा तवज्जो सुनिए। देखिए बेटा, इसकी एक डेफिनेशन है, वो फिर इन्वेंट्री में तफसील से आएगी, लेकिन मैं वर्बली बता रहा हूँ। वो लॉस जो विद इन योर एक्सपेक्टेशन, वो लॉस जो विद इन योर, वो नॉर्मल लॉस। द लॉस दैट इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। ये एक जनरल डेफिनेशन। वो लॉस जिसको आप काबू कर सकते थे, होने से रोक सकते थे, लेकिन आप रोक नहीं पाए, लापरवाही कर दी आप, एबनॉर्मल लॉस। वो लॉस जिसको आप कुछ भी कर लो, आप होने से रोक ही, नॉर्मल। सर मिसालें दे के समझाए। दूध पतीले पे उबाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूध पतीले पे उबाल रहे हैं। उबालते हैं, कोई एलियन बात तो नहीं कर रहा ना, उबलता है ना दूध पतीले में, उबलता है ना। तो जो दूध पतीली में उबल रहा है, जो दूध पतीली में उबल रहा है, जिसकी वजह से कुछ दूध का हिस्सा भाप बन के आसमान पे उड़ रहा है, उसको जाने से रोक के बताए। तो क्या दूध उबालने से दूध की क्वांटिटी में पतीली में कमी आएगी? तो जो कमी आई है वो नॉर्मल लॉस है। आप कुछ भी कर लें, आप रोक नहीं सकते। लेकिन वो जो आप उबालने के बाद मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू हो गए, कहीं खो गए, कहीं रह गए, दूध आपका इंतजार कर करके बिलाकर तड़प तड़प के पतीले से क्या हो गया, बाहर आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल। अगर आप चाहते तो दूध इतना ना तड़पता, आप उसको वही रोक सकते थे, वही थाम सकते थे, लेकिन आपने उसको लापरवाही कर दी। तो अब जो दूध बाहर आके गिरा है, जाया हुआ है, ये कौन सा लॉस? जी, हमने तवक्को ही नहीं की थी ना ये हो जाए, ये तवक्को नहीं थी ना कि हमसे ये गलती हो जाएगी, वही हुआ ना। तवक्को नहीं की थी, लेकिन तवक्को हो गया ऐसा। भाई मिसालें बाकी है मेरे दोस्त, क्यों घबराते हो, टेंशन क्यों लेते हो? अच्छा, आप दर्जी के पास जा रहे हो, क्या करने के लिए? आपने दर्जी को बोला देखो कपड़े का कोई एक हिस्सा भी जाया ना हो, मतलब ये जो कपड़ा तुम सिलाई के लिए काटते हो, उसमें जो किनारियां विनारियां कटती है ना, ये भी तुम कपड़ा क्या करते हो यार, तुम मटेरियल जाया कर रहे हो, हैं? मतलब तुम्हें कपड़े बनाने आते ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। मैं बोला भाई अगर ये कटिंग नहीं करूंगा, ये सब साइड वाइड नहीं निकालूंगा तो कपड़े बनेंगे कैसे तुम्हारे? बोले नहीं भाई। दर्जी को गुस्सा आया, उसने बोला भाई कपड़ों लपेट लो जाओ, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। बोला कोई नया फैशन भी आएगा, कोई नया डिजाइन निकल जाएगा। तो समझे बात को, तो मतलब आपको कपड़े सिलवाते वक्त उतना कपड़ा तो जाया करना ही पड़ेगा ना। लेकिन एक दर्जी है, बड़ा कमाल है, बस वो कटिंग करता है बस। उसने बीच में से एक सीधी कटिंग मार दी, फिर साइड में से एक कटिंग मार दी, कपड़ा आपके लिए तो बचा ही नहीं, छोटे बच्चों के बन सकते हैं कपड़े। तो उसने कपड़ा क्या कर दिया, मुकम्मल तौर पर जाया, लापरवाही से। एबनॉर्मल लॉस है। तो कुछ हद तक लॉस काबिल बर्दाश्त होता है, मींस पता है कि इतना लॉस तो होगा। एक
लेबर है जो दीवार का प्लस्तर कर रहा है, ठीक है, वो दीवार पर सीमेंट लगा रहा है, कुछ सीमेंट जमीन पर गिर रहा है। आप बोलेंगे क्या कर रहे हो यार, इतनी मटेरियल तुम जाया कर रहे हो। अरे भाई इतना तो नॉर्मल है, इतना तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बात है, इतना मटेरियल तो जाया होता ही है। एक बंदा दीवार पे पेंट कर रहा है, कुछ कलर जमीन पे गिर रहा है, आप बोलोगे अरे क्या कर रहे हो, कलर जाया कर रहे हो। वो क्या बोलेगा, इतना तो नॉर्मल है, इतना तो जाया होता ही है। लेकिन अगर किसी ने सीमेंट बनाकर ऐसे ही छोड़ दी, या सीमेंट की बोरियां लापरवाही से छोड़ दी, बैग पे क्या हो गई, बारिश हो गई और सीमेंट पड़े पड़े क्या हो गई, जाया हो गई, तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल। आइए मैं आपको इस क्लास में सिखाता हूँ एबनॉर्मल लॉस। इस क्लास में जो ऑनलाइन है वो देख नहीं सकते, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं वो देख सकते हैं। इस पिलर को देखिए, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक, जहां ये प्रोजेक्टर लगा हुआ ना, जहां पर देखकर बताइए डेटा क्या बोलता है। डेटा बोलता है ये 2 कमरे थे, 2 को 1 कर दिया गया है, दीवार तोड़कर। डेटा बोलता है। यानी अगर आप थोड़े दिमाग हो आपके पास और थोड़ा सा आप चीजों का क्या करें, मुआयना करें, तो आप तय कर लेंगे हाँ यार ये दीवार ही टूटी है। दोनों कमरों की सतह का फर्क भी देख लिया। ऐसे काम तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब दीवार तोड़ी गई। मैं उनको बोलता रहा, समझाता रहा कि भाई बड़ा कमरा चाहिए होगा, बच्चे होंगे इतने, नहीं बहुत है इतने क्लास में। नहीं माने, आखिर बनवा ली, दीवार बन गई, खर्चा हो गया। फिर अब जो बनाने के बाद तोड़ा है, इससे क्या हुआ, मटेरियल जाया हुआ, लेबर की मेहनत भी क्या हो गई, तो सारा मटेरियल और सारा लेबर क्या हो गया, बर्बाद हो गया, जाया हो गया। ये क्या हो गया, तो ये दीवार की जो कॉस्ट है ये आज इस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट है नहीं, जाया हो गई ये कॉस्ट। इस दीवार की कॉस्ट का हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल नहीं हो सकता, ठीक है। याद रहेगा या नहीं रहेगा, भूल तो नहीं जाएंगे। अच्छा आगे बढ़ो। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, ये सब कुछ वैसे IE16 में कवर होता है, जो कि अगले कोर्सेज का भी पार्ट है, लेकिन खैर बात आ गई तो मैंने इसलिए करा। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, क्या कॉस्ट ऑफ ओपनिंग। आप अगर कोई नई बाइक लेकर आए, आपका दोस्त क्या बोलेगा, राउंड लगाओ, नहीं यार दोस्त ये थोड़ी बोलते। हाँ आ गई बात, ये बात है असल बात, ट्रीट। अब सही लाइन पे पहुंचे ना, क्या बोलेंगे, वाह नए कपड़े ट्रीट, वाह नए जूते ट्रीट, नया मोबाइल ट्रीट, नई बाइक ट्रीट है भाई। वाह यार आज तो तुमने क्लास में जवाब दे दिया, इस बात पे तो ट्रीट होनी चाहिए, ऐसा। चल ओके ट्रीट, ऐसा है ना, तो वही समझ ले ट्रीट क्या। सब नई नई फैक्ट्री लगाइए, कोई रेड रिबन सेरेमनी तो होनी चाहिए, तो लाल फीता काटेंगे, उसके बाद क्या होगा, तिलावत से शुरू करेंगे, इत्माम पता नहीं कहां पर होगा। हमारे यहाँ जितने भी ऑटोबान पर जितनी भी दुकानें खुलती हैं, स्टार्ट तिलावत से ही होता है, इख्तिताम पता नहीं कहां पर होता है, ठीक है ना। तो वो जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है, उसमें जो लोगों ने खाया पिया एंजॉय किया, वो सारी कॉस्ट का एसेट से कोई ताल्लुक नहीं, वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, भले आप नई दुकान लेके कुरान खानी करवा लें, तब भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते कॉस्ट। कुरान खानी करवाई, लोग आए, खाना खाया, चलेगा, खर्चा तो हुआ ना, लेकिन कैपिटलाइज नहीं होगा, एक्सपेंस बन के चार्ज जाए, मतलब ऐसी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। या भले आप उसको पार्टी बोल, ठीक है, केक खिला दिया आपने वगैरह वगैरह,
ठीक है, तो वो कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगी। हम क्योंकि दोनों एस्पेक्ट रखते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से और इख्तिताम करते हैं कहीं और पर। ठीक है, जी जी बोलिए। उसके बाद चौथे नंबर पर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। क्या बेटा, क्या मतलब? अब ये पॉइंट वो समझ सकता है जिसने कॉस्ट वाला चैप्टर समझा था इकोनॉमिक्स। अब याद, कम यूनिट्स को बनाने की फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन उस कम यूनिट्स के हिस्से, जब कम यूनिट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट कम हिस्से क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। जब आप नई नई फैक्ट्री लगाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की अभी मार्केट डेवलप नहीं हुई, प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो आप प्रोडक्ट को थोड़े पैमाने में बना रहे होते हैं, और थोड़े पैमाने में बनाने की कॉस्ट क्या होती है, तो आपका बिजनेस फायदे में के बजाय तो डिमांड को डेवलप होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो शुरू शुरू में जो लॉसेस हो रहे हैं, आप ये सोचिए, एक काम करते हैं, ये लॉस इस एसेट की वजह से हो रहा है, वो लॉसेस क्या करते हैं इसी की कॉस्ट का, तो ऐसा आप कुछ कर नहीं सकते। लॉस लॉस दैट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस को आप इंतजार ही नहीं करेंगे, फौरन कहां भेज देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट किसकी, मतलब ट्रेनिंग कॉस्ट किसकी, एम्प्लॉइज है, एक नई मशीन आई है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए क्या करवा दिया आपने, स्टाफ की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, कैपिटलाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते, जवाब बड़ा सिंपल है, एम्प्लॉइज है, गुलाम नहीं। मींस कोई भी एम्प्लॉय कभी भी जॉब छोड़ के जा सकता है। तो एसेट होने के लिए डेफिनेशन क्या है, रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी। कंट्रोल मतलब वो रिसोर्स आपके कंट्रोल में, तो एम्प्लॉय तो कंट्रोल में नहीं है ना, मतलब उस पर आपकी मर्जी, अगर वो चाहे तो जॉब छोड़ के चला जाए, तो लिहाजा आप स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नंबर 6 क्या है, अभी तो बताई थी भाई, रीलोकेशन कॉस्ट। क्या बेटा, क्या आपने बड़े शौक से बड़े क्या कहते हैं एहतमाम से फैक्ट्री लगाई, कहां पर, कराची में लगाई, फैक्ट्री चली, कुछ अर्सा हुआ, पर्ची आना शुरू हो, क्या आना शुरू हो, पर्चियां आती है ना, पर्ची, हमारा भी हिस्सा है, कारोबार तुम्हारा है तो क्या हुआ, इलाका तो हमारा है, लिहाजा हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। अब इन पर्चियों से क्या होगा, आपने बोला फैक्ट्री का सेटअप उठाते हैं, किसी और शहर चलते हैं, किसी और सूबे में चलते हैं, आप किसी और से, तो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी इनिशियली इंस्टॉल हुआ था, उसकी तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमने क्या की थी, कैपिटलाइज की, लेकिन जब दोबारा अनइंस्टॉल करके उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं, ये तो बता रहा हूं। तो रीलोकेशन कॉस्ट फर्स्ट टाइम कैपिटलाइज हुई है, बस सेकंड टाइम इधर से उधर ले जाने के लिए। हाँ ये समझना, ये सेम बंदा कर रहा है, अगर मैं बेच रहा हूं और आप, तो आपके लिए तो फर्स्ट टाइम ही है, तो आप करो, ये दो अलग बात है। सेम बंदा अगर एक जगह से, एक ही बिजनेस, तो नहीं होगी कैपिटलाइज, तो वन टाइम ही कैपिटलाइज हुई। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 7, 7वें नंबर, इंटरनल प्रॉफिट्स। क्या बेटा, इंटरनल इंटरनल प्रॉफिट्स। ठीक है जी। इंटरनल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, अगर लकी सीमेंट, क्या है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी, वो कराची में अपना हेड ऑफिस बना रही है, तो हेड ऑफिस बनाने के लिए सीमेंट कौन सी इस्तेमाल करे, कोई और इस्तेमाल करे तो मसला है, कर तो सकती है, लेकिन मतलब एक क्वेश्चन मार्क तो है ना, मतलब अपना बच्चा अपने स्कूल में नहीं पढ़ रहा है,
होता है ना ऐसा। सीमेंट तो अच्छी है ना, मतलब अपनी सीमेंट इस्तेमाल करेंगे ना। अच्छा, अपनी सीमेंट जो हमने बनाई है वो तो अपनी कॉस्ट पे बनाई है। मतलब मिसाल के तौर पर मान लें एक सीमेंट की बोरी बनाई है 800 रुपए, लेकिन मार्केट में बेचते हैं उसको 1100 रुपए, 300 रुपए क्या कमाते हैं। तो जब अपनी सीमेंट अपने ही बिजनेस को आगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफर वैल्यू क्या होगी, 800 होगी या 1100। हम अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो वो ट्रांसफर जो होगा वो किस पर होगा, कॉस्ट पर होगा, जितने की हमें पड़ी है, ना कि हाँ अगर हम यही सीमेंट मार्केट से खरीदते तो कितने की पड़ती, तो 1100 हमारी कॉस्ट होती है। लेकिन आज हम अपनी बनाई हुई सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कितने की पड़ी है, 1100 की, 800 की। तो अगर कोई ट्रांसफर 1100 पे हुआ हो, बिल्डिंग की वैल्यू में 1100 ऐड हुआ हो, तो क्या करेंगे आप, 300 को उसमें से माइनस कर देंगे। मतलब इंटरनल प्रॉफिट्स आर एलिमिनेटेड। रिलोकेशन के बाद अगर इंश्योरेंस एंड ट्रांसमिट करा है, कुछ भी रिलोकेशन के अंदर कैपिटलाइज नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी भाई, मैंने अब इसलिए कर दिया सब कुछ, अगर बीच में कोई ऐसी चीज आती है तो आप देख लें। आइए कंटिन्यू करते हैं सिलसिले, सारे पॉइंट्स हो गए, सही है। तो क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ भाई हमने कहा ए कैपिटलाइज होगा, सी भी कैपिटलाइज होगा, एडमिन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। और क्या लिखा हुआ है देखो, एडिशनल डिजाइन वर्क कॉज्ड बाय इनिशियल डिजाइन एरर, यही एरर है। ये जो दीवार तोड़ी गई है ना, ये एरर था ना, डिजाइन क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। यानी ये लाइन जो है वो क्या है, एब नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद नंबर 5, अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड यूज इट्स ओन स्टाफ असिस्टेड बाय contractors when required to construct a new warehouse for its own use. Identify the cost listed below cannot be capitalized. Classified थोड़ी है, capitalized है। मतलब कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, एसेट मानना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट मानना। बताया था ना, दो किस्म के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड, तो किसी भी एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का मतलब क्या है, एसेट मान लेना, कैपिटलाइज कर लेना। ये सारी बातें हुई हैं बेटा आपसे, ठीक है। अभी ये लिस्ट थी, ये लिस्ट किताब में भी है और मैंने पढ़ी भी थी आपके सामने कि कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। तो इसमें से आप वो निकाल दें जो कैपिटलाइज होनी चाहिए, तो जो बचेगा ऑटोमेटिकली वो कैपिटलाइज नहीं होगा। क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कैपिटलाइज होनी चाहिए। प्रोफेशनल और सर्वेयर फी, प्रोफेशनल फीस भी क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। आर्किटेक्ट को क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे ना। अच्छा जी, एटीएल्स ओन स्टाफ वेजेस, आपका अपना लेबर अगर इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उस लेबर को जो वेजेस मिल रहे हैं वो भी तो बिल्डिंग की कॉस्ट क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। तो ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, तो कौन नहीं बनेगा, वही एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड। उसके बाद सवाल क्या पूछा था, आप सवाल समझे नहीं। सवाल था कौन सा ऑप्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो मैंने जवाब दिया ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, और तो फिर कौन सा नहीं बनेगा, तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ। इतनी आसानी से आप कंफ्यूज जाते हैं, क्यों, इतनी घबराहट का शिकार मत हुआ कर, सवाल को जरा गौर से पढ़ा कर। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी, अब बोल रहा है कैपिटलाइज होने चाहिए within initial carrying amount of an item of plant. Cost of transporting the plant to the factory, transportation cost, initial handling and transportation cost अगर याद हो आपको। Cost of installation a new power supply required to operate the plant, बिल्कुल कैपिटलाइज होगा। A reduction to reflect रेजिडुअल वैल्यू का कैपिटलाइज होने का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हम डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ 3 ईयर
मेंटेनेंस एग्रीमेंट अगर आपने 3 साल का एडवांस में कर लिया तो आपकी प्री पेमेंट है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बात पहले भी आप सुनी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए और बी। और ये पूछे इनमें से कौन सा कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए तो क्या बनेगा? सी एंड डी। भाई जाग रहे हैं? बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पूछ रहा हूं क्या समझ नहीं आया? An entity purchased some heavy machinery. The invoice of the machinery showed the following items: cost of machinery, cost of delivery, cost of 12-month warranty on the machinery, total amount payable. मशीनरी की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, डिलीवरी कॉस्ट भी क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। वारंटी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। In addition, the entity incurred 3.4 million in making modification to its factory so that heavy machinery site preparation. What should be the cost of the machine in the entity's machinery account ledger? तो मशीन अकाउंट टोटल कितने से डेबिट होगा? टोटल कॉस्ट से भी होगा, डिलीवरी से भी होगा, और 3.4 46 प्लस 0.9 प्लस 3.4 क्विक 50 मिलियन। चेक कर ले भाई, ये बात समझ में आ रही है? अब बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रीमिसेस, मतलब नई जगह क्या की उसने? बाय एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 400 million on 1st January. In the period to the year ended 31st March 2015, the following further costs were incurred. Cost of initial adopting of building 12,000. Legal cost leading to purchase of building, वही legal cost भी capitalize होगी। मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अब सवाल क्या है? व्हाट अमाउंट शुड अपीयर एज द कॉस्ट ऑफ प्रीमिसेस इन द एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? अब दो बातें, प्रीमिसेस से मुराद, अगर उसकी मुराद बिल्डिंग और मशीन सब मिलाकर है तो मिला के कॉस्ट निकालनी, ठीक है जी। तो फिर आप 400 में ये 12,000 यानी 12 2.5, ठीक है। ये सबसे पहले यहां तक का आंसर निकाले, 400 प्लस 12 प्लस 2.5, 400 प्लस 12 प्लस 2.5 414.5, ठीक है। अगर बिल्डिंग है तो फिर यही आंसर है इसका, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल्डिंग ही प्रीमिसेस कही जाती है जगह, तो बिल्डिंग के हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शामिल किया जाए तो फिर ये दोनों अमाउंट भी क्या होंगे? कैपिटलाइज। 12,300 प्लस 2,800। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि किस सेंस में इसका आंसर दिया गया। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रीमिसेस जो है ना वो यही आंसर बनना चाहिए इसमें, ये ऑप्शन ए। क्योंकि मशीनरी एक अलग से क्या है? एसेट है। उसके बाद एन एंटिटी हैज बिल्ट अ न्यू फैक्ट्री incurring the following cost: land 1200, मटीरियल्स, बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे? जमीन पर, मटेरियल कितना लगाएंगे? 2400, सीमेंट सरिया बजरी सब मिलाकर। लेबर कॉस्ट, आर्किटेक्ट की फीस, सर्वेयर की फीस, साइट ओवरहेड्स, अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कैपिटलाइज नहीं होंगे, टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म्स, बिजनेस रेट्स फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रॉपर्टी टैक्स। क्या? तो प्रॉपर्टी टैक्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो 1200, 2400, 3000, 25, 15 और 300, कितना?
6,950, ये इसका जवाब बनना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी बार बार तवील चल रहा है ये, मतलब ये नहीं कि अच्छे खासे आइटम इसमें आ चुके हैं। ये एक ही टॉपिक चल रहा है जो हमने शुरू में पढ़ लिया था, लेकिन उसके मेरे ख्याल से आपने उसी टाइम अगर आप उसको पढ़ लेते तो आपको आसानी जाती। ऑन March 1, 2018, Mercury Limited ML acquired a machine from plant under the following terms. List price of the machine 82,000। प्लीज बेटा, मैंने बताया था इसमें क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स। ये शुरू में बात हुई थी जब चैप्टर शुरू किया था। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस के बारे में क्या बताया था, नॉन रिफंडेबल होंगे तो क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अभी खामोशी है तो नॉन रिफंडेबल अज्यूम करेंगे। डिलीवरी चार्जेस कैपिटलाइज करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन साइट प्रिपरेशन कैपिटलाइज करेंगे। टेस्ट प्रोडक्शन भी क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। यहां तक की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। देखा है परचेज ऑफ अ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस का प्री पेमेंट है। अच्छा आगे पढ़ ले, लेकिन in addition to the above information, ML was granted a trade discount of 10% on the initial list price of the asset and a settlement discount of 5% on the remaining amount if payment for the machine was received within 1 month of purchase. ML expected and paid for the plant on 25 March. On what amount the plant should initially be measured? तो सबसे पहला काम ये करना है आपने, 82,000 में से 10% निकालने, यानी आप 82,000 का डायरेक्ट निकालें कितना, 90%। जवाब दें। उसमें 1,500 की इंपोर्ट ड्यूटी क्या करवा दें, ऐड करवा दें। 1,500 है ना इंपोर्ट ड्यूटी, उसमें 2,050 की डिलीवरी कॉस्ट भी क्या करवा दें, ऐड करवा दें। उसमें 9,500 की इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या करवा दें, ऐड करवा दें। और 4,900 की प्री प्रोडक्शन क्या करवा दें, ऐड करवा दें। 91,750,000, ये इसका क्या बन रहा है आंसर। लेकिन इसमें एक मसला आता है, कौन सा वाला, 5% डिस्काउंट। अब इसके दो ऑप्शन है, बाज लोग क्या करते हैं, इसको अलग से इनकम मानते हैं, और बाज लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको भी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एसीसी एग्जाम में ये होता है कि वो कॉस्ट में से क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, वहां का जो एग्जाम है। तो ये बुक जो है ना, असल में वहां से भी बनी हो सकती है इंटरनेशनल लेवल की, तो वहां ट्रीटमेंट ऐसा है कि लॉस करते हैं। लेकिन वैसे आई कैप में हमने जो ट्रीटमेंट आमतौर पर देखा है, उसको अलग से इनकम माना जाता है। तो दोनों चीजें यहाँ मुमकिन है। कौन सी, ये 5% डिस्काउंट को आप क्या करें, अब 5% किसका लेंगे आप, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना, 77 का निकालें 5%। आपके पास जो आंसर महफूज है ना, आंसर कितना था आखिरी वाला, ये रहा। ये लिख, मैं जो बोल रहा हूँ तब बोल रहा हूँ, वो फॉलो कीजिए। 91,750 लिखा, लिखा, माइनस का साइन लगाया, साइन लगाया माइनस का, ब्रैकेट ऑन करें, उसमें लिखे 82,000 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 से, ताकि आ जाए इसका 90%। अब उसका निकालने कितना, 5%, निकाले 5%, ब्रैकेट ऑफ कर दो और इक्वल टू प्रेस करें, तो दोनों ऑप्शन मौजूद है इसके, दोनों ही ऑप्शन मौजूद है। तो अगर उस 5% को हम क्या मानेंगे, इनकम अलग से, तो फिर हमारा आंसर सी होगा। और अगर उस 5% को हम इनकम नहीं मानते और उससे कॉस्ट ही रिड्यूस करते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। तो ये तो बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना इस हवाले से कि आई कैप में हम क्या, मैंने आपको बताया कि आई कैप में हम ज्यादातर क्या करते हैं, उसको इनकम मानते हैं। लेकिन अभी जो किताबें अपडेट हुई है, वो किताब जो फॉलो कर रही हो आप क्या कर रही हो, उसी को एग्जाम ट्रेंड के तौर पे फॉलो कर रही हो।
दोनों ही मुमकिन है चीज, क्योंकि जब IFRS, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं, देखिए समझे, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं, IFRS में। और IFRS को इंटरप्रेट करना पड़ता है। इंटरप्रेट से मुराद, उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, वो सिर्फ रूल्स बने हैं। अब रूल्स की मुख्तलिफ किसी की इंटरप्रिटेशन है, एक की अलग है, दूसरे की अलग है। तो ये फिर चीजें डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, दोनों चीजें प्रैक्टिस में। लेकिन अगर आपकी किताब जिस ट्रेंड को फॉलो कर रही हो, तो आपको एग्जाम में वही ट्रेंड फॉलो करना है। अगर मैं मिसाल के तौर पे ACCA वाले बच्चों को बोलता, तो मैं बोलता कि भाई आप ऑप्शन डी की तरफ चले जाए, ठीक है। लेकिन मैंने बोला अब तक मैंने ICAP में जो ट्रेंड देखा है वो कौन सा है, कि हम इसको इनकम मानते हैं, तो ऑप्शन सी की तरफ जाए। फिर आप देख लें किताब खुद क्या ट्रेंड फॉलो कर रही है, डी वाला फॉलो कर रही, तो ठीक है, आप भी डी वाला फॉलो करें। ठीक है जी, अब ये तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं, आप उनको अटेम्प्ट करके देखें। अभी तक इसके अंदर इनिशियली तमाम कॉस्ट के हवाले से बातें चल रही हैं, 15, 16, ठीक है जी। मैं तो चाह रहा था मेन ऐसे क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें डेप्शन कैलकुलेट करनी पड़े, और उसके जो टेक्निक्स हो डेप्शन कैलकुलेट करने की, वो मैं आपसे डिस्कस करूं जी। 21 MCQ से क्या स्टार्ट है, यहाँ भी कुछ वही चल रही है। हाँ जी, बता दें, द पर्पस ऑफ डेप्शन इज टू, बोले, एलोकेट द कॉस्ट लेस। तो ये कॉस्ट लेस वैल्यू क्या होती है, ओवर सिस्टमेटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। वही डेप्शन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्शेबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। डेप्शेबल अमाउंट क्या है इसमें से, कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। What is the net amount of an entity expects to obtain for an asset at the end of its useful life? Residual value. Net क्यों बोल रहा है by that? आपके पास एक एसेट है जो यूजफुल लाइफ के एंड पर, आज उसकी कॉस्ट मान ले 1,00,000 रुपए, जो यूजफुल लाइफ के एंड पर बिकेगा कितने का, 12,000 का। लेकिन 12,000 का बेचने के लिए आपको 2,000 रुपए जेब से खर्च भी करना। तो अगर मिसाल के तौर पे ऐसा आता है कि आपको 12,000 का बेचने के लिए 2,000 जेब से खर्च करने पड़ेंगे, तो फिर आप रेजिडुअल वैल्यू 12,000 नहीं 10,000। इसलिए यहाँ पे लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, नेट। नेट का मतलब क्या है, उस अमाउंट को हासिल करने के लिए अगर जेब से कुछ जाएगा भी, तो वो भी क्या कर दें आप, नेट कर दें। मतलब नेट आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, इसलिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, नेट इस्तेमाल। Hughes Limited purchases a machine for 6 million. It has an estimated salvage value of 1 million and useful life of 5 years. What is the depreciation charge for the year under state line? आसान सवाल हो गया। 6 million minus 1 million divided by 5, आंसर क्या आएगा, 1 million।
चलिए जी, अब ये यहां से तो ये तो आपको कर देने चाहिए ना अब एमसीक्यू वाली साइड। किसका? तो किताब के ऑप्शन भी गलत है ना मेरे दोस्त। किसका? मैं वहां तक 25 पे गया भी नहीं हूं अभी तो यार। मैंने आंसर 1 मिलियन दिया 24 का, 24 में अभी पहुंचा था। मैंने कहा आप इसको करें आगे यहाँ से, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ उसको मुस्तकिल। आइए चेक करते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं आप। देखिए आप जो बोलना चाह रहे हैं वो क्या है या मसला क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई जरा देखिए क्या मसला है इस सवाल में। स्मॉल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज, इट इज एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज एंड यूजफुल लाइफ फॉर, calculate depreciation percentage to be applied to cost under a straight line method। देखिए आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। देखिए गलती क्या कर रहे हैं, समझिएगा बात को। मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट निकालने का फार्मूला है 1/n, दैट इज व्हाट 1/, यूजफुल लाइफ आपने निकाला 1/7। बताइए क्या आंसर आया? सब निकालें, सब निकालें। 0.142 ये आपका डेप्रिसिएशन रेट है। ये रेट आप किस पे लगाएंगे? कॉस्ट पर नहीं ना। तो ये रेट तो डेप्रिसिएबल अमाउंट पे लगेगा ना। वो कह रहा है नहीं, जो रेट किस पे लगाए, तो वो मतलब ये नहीं, मतलब जो डेप्रिसिएशन आ रही है ना पर ईयर, वो कॉस्ट के कितने परसेंट के बराबर। अब रुक जाइए, रुक जाइए, एक काम करते, अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कॉस्ट क्या है? 8 मिलियन कॉस्ट। हमने कहा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट माइनस। तो क्वेश्चन को जरा ठीक से पढ़ना है और इसके चक्कर में अपने कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना। एक खराब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी खराब कर देता है, मसला ये। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? कॉस्ट क्या है? 8 मिलियन माइनस 1.5 मिलियन, यूजफुल लाइफ 7 ईयर्स। बताइए पर ईयर डेप्शन क्या आती है? 0.9285। अब यही आंसर आप इस तरह भी वेरीफाई कर लीजिए, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। आपने कहा कॉस्ट थी 8 मिलियन माइनस 1.5 मिलियन डिवाइड बाय 0.1428। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले वो अपने अल्फाजों से आपको धोखा दे रहा है। अब वो तो पूछना चाह रहा है, पता है क्या पूछना चाह रहा है? ये जो डेप्रीसिएशन है ये डेप्रीशिएबल अमाउंट का 14.28%, लेकिन अगर यही डेप्शन हमें बतौर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालनी हो तो फिर कितना परसेंट बनेगी? सेम परसेंट या कुछ और परसेंट? तो क्या करेंगे आप? मैं जो बोल रहा हूं 0.9285 अपने कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए किससे? 8 मिलियन और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए 11.6%। तो इसका फिर आंसर क्या होगा? 11.6%। क्यों? क्योंकि इस सवाल में आपसे रेट ऑफ डेप्शन थोड़ी पूछा गया है, ये पूछा गया है कि डेप्शन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितनी। सवाल तो सिंपल था, हम उलझ जाते। तो क्या ये रेट ऑफ डेप्शन है? नहीं भाई, रेट ऑफ डेप्शन वही है जो हमने निकाला है। अपने आम कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने एक खास सवाल की। समझ में आई बात या नहीं सबको? अगला सवाल करें ना, आप कर लेना। An item of plant was purchased on 1st April for 2 million and is being depreciated at 25% on reducing balance method. What would be its? अबे भाई क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है ये? अरे भाई ये तो रेजिडुअल वैल्यू निकालने का बोल रहा है भाई। हाँ, what would be its residual value at the end of it? अरे क्या बोल रहा है यार? अच्छा इसको अगर हम, इसको हमने कब एक्वायर किया?
1 अप्रैल, सही है। आगे कोई इसका ईयर एंड वगैरह लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, चले कोई मसला ही नहीं। अब जरा देखिएगा आप, देखिए ये सारे चुटकियों में सॉल्व होने वाले सवाल है अगर हमारे पास दिमाग और कॉन्सेप्ट दोनों मिलकर काम कर रहे। हमने लिखा यहाँ पर क्या, 2 मिलियन, बोले हमने कहा इस 2 मिलियन का निकालें 25% तो क्या बचेगा, 75%। जवाब देना। फिर 75 का 75, फिर उसका 75, फिर उसका 75, फिर उसका 75, ऐसा कितनी बार, 5 बार। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.75 की पावर 5, जो बचेगा वही इसकी क्या है, रददुअल वैल्यू। यानी जो 5 साल के एंड पर डब्ल्यू डीवी है वही तो उसकी, जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल की थी उसमें 4 साल की रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्शन चार्ज करने का डब्ल्यूडीवी किसके बराबर बची थी, 20,000 के। याद है या भूल गए? निकाले आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर पे टाइप किया, इधर आंसर आ गया, इधर क्लिक किया, आगे बढ़ गए। और एक बच्चा वो है जो पहले साल का रेट लगाएगा, फिर डेप्शन निकालेगा, फिर माइनस करेगा, फिर रेट लगाएगा, फिर माइनस करेगा, फिर रेट लगाएगा, फिर माइनस करेगा, ऐसे करते करते। ये आपको शॉर्टकट सिखाया इसलिए गए थे कि आप बस डायरेक्ट आंसर निकालिए। कौन सा वाला फॉर्मूला है, कल वाला, डब्ल्यू डी वी इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आई की पावर n वाला। क्या आंसर आया तो बोल दे। वहां पर बिलाल, बिलाल फ्रॉम एमपी के, एमपी के, बिलाल फ्रॉम एमपी के क्या कह रहे हैं सर, मैं यही कर रहा था। हाँ जी, क्या आंसर आया, 474। सबका यही आंसर आया? नहीं, सबका पहले ही आंसर आया, लेकिन कैसे आया, शॉर्टकट से आया। कितने लोगों ने शॉर्टकट अप्लाई किया, कितने लोगों ने लॉन्ग कट अप्लाई किया? अब ये नहीं बताएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, ये क्या बात हुई, अप्लाई नहीं बोला, या तो हम क्वेश्चन करेंगे या हम करेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। आप घबरा तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं हो रहे। स्मॉल लिमिटेड परचेजेस इक्विपमेंट फॉर ₹600,000. It has an estimated salvage value of ₹100,000 and useful life of 5 years. What is the book value under the reducing balance method at the end of its useful life? तो रेट नहीं दिया हुआ, पहले तो रेट निकालना है। आइए डायरेक्ट कहाँ चलते हैं, कैलकुलेटर की तरफ। आपने जवाब नहीं दिया, कैलकुलेटर में लगाते हैं हम फॉर्मूला 1 माइनस, ब्रैकेट हमने कर दिया ऑन, फ्रैक्शन लगा दी हमने। मेरा स्टेट्स का ऑप्शन खुला, पहले इसको मैं बंद करूं। 1 माइनस ब्रैकेट ऑन, रेजल्ट वैल्यू कितनी, 100, डिवाइड बाय कॉस कितनी, 600, होल पावर 1/5। रेट आ गया, क्या आ गया, 1 में से ये आंसर आप क्या करवा दें, माइनस, ये आंसर आएगा। इस आंसर पे लगा दें आप पावर क्या, 5, ये आंसर आएगा। इस आंसर को आप मल्टीप्लाई करवा दें 6 लाख से, तो 5 साल के एंड पे क्या मिल जाएगी, WD। आया समझ में या नहीं आया, देख लें, मजाक कर रहा हूं मैं तो। अगर पेपर में इस तरह चला दिमाग तो होगा, बस क्वेश्चन चलते बढ़ते जाओ, आप दोबारा परफॉर्म करें, दोबारा परफॉर्म करें, दोबारा देखते। 1 किसका, फॉर्मूले, ठीक है जी, माइनस ब्रैकेट लगाया, फ्रैक्शन ऑन की, स्क्रैप वैल्यू न्यूमरेटर में 100, कॉस डिनोमिनेटर में कितनी, 600, ब्रैकेट किया ऑफ, पावर लगाई 1/5, इससे मिल गया मुझे रेट ऑफ डेप्शन। तो अगर मैं 100 मतलब एसेट की कॉस्ट में से निकाल रहा हूँ 30.11%, तो बचा उसका
69 पॉइंट समथिंग जो भी पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 में से ये आंसर क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो जो आंसर बच रहा है वो 69.88% बच रहा है, उससे अगले साल उसका 69.88, उससे अगले साल, तो ये 69.88 को मैं कितनी बार काउंट कर लूं, तो मैंने इसकी पावर क्या लगा दी 5। तो जो आंसर आया वो कहलाया WDV का प्रपोर्शन, और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने किससे, कॉस 6 लाख से। आंसर क्या आ गया 1 लाख जी। फर्क क्या दिया हुआ है? हाँ यार बड़ा कमाल बात कर दी यार इसने, तो मैं तो परेशान हो गया जब उसने क्या दी हुई है, तो 5 कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई, बिल्कुल जबरदस्त बात कर दी भाई, कि जब दी क्या गई है और 5 साल के एंड पे आनी क्या है, तो क्या इसको सॉल्व करने की भी जरूरत थी सर? नहीं सर, आप लोगों के साथ रह रहे कि मेरे भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, खराब होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बचना ही 20,000 था आखिर में यार। अरे यार ये क्या होगा, small limited purchase a machine for 8 million. It has an estimated residual value of rupees 1.5 million. Useful life of, calculate the deduction percentage to be applied to cost under reducing balance. RBM अभी तो निकाला, अभी तो फॉर्मूला लगाया, ये हमने उठाया कैलकुलेटर, हमने बोला एग्जामिनर भाई देखो 1 आया, 1 में से हमने लगाया ब्रैकेट, और ये लगाई हमने फ्रैक्शन, इधर लिखा ऊपर 1.5, डिनोमिनेटर में लिखा हमने 8 मिलियन, कर दिया हमने ब्रैकेट ऑफ, एग्जामिनर भाई सुन रहे हो, अच्छा, और ऊपर लगाई पावर, एग्जामिनर भाई हमने 1/7। देखो एग्जामिनर भाई ये आ गया हमारा आंसर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया इसको हमने, 21.6269, तो 27 कर दें इसको आप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखें आप 6 पे ज्यादा फोकस करेंगे तो एग्जामिनर ने 22.63 भी लिखा हुआ, ठीक है, 21.269 है, तो राउंड करके क्या होगा 27, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़े जी, आप खुद कर लेते तो मुझे ये नौबत क्यों आती, क्यों क्यों नौबत आती, क्यों ये नौबत आती। Under which of the following methods of depreciation the expense may be zero, पेपर का सवाल है, in the period in which asset is not used at all। याद कीजिएगा, वो चार्ट निकाल लीजिए अपने रजिस्टर में, इसमें लिखा था सिस्टमैटिक एलोकेशन, 3 मेथड पे लिखा हुआ था, टाइम बेस्ड 2 पे लिखा हुआ था, तो वो 3 मिनट का मतलब क्या था, स्ट्रेट लाइन, RBM और SYDM पर। उस वक्त भी कहा था मैंने, गौर कर लो इस बात पर, कि ये टाइम बेस्ड मेथड है, यहाँ वक्त गुजरने पे डेप्शन चार्ज होगी, भले एसिड यूज हो, तो इसका मतलब एसिड यूज ना हो तब भी डेप्शन होगी ना, कहाँ, स्ट्रेट लाइन में, RBM में, SYDM में। लेकिन वो कौन सा मेथड है जहां अगर एसिड यूज ना हो तो कोई डेप्शन नहीं होगी। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन आर, अपना ऑप्शन चूज करना। पेपर में सवाल, इस चीज को मैंने पेपर के नाम से इस्तेमाल, मतलब पेपर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज बताई थी मैंने आपको, आइडिल, आइडिल एसिड। आइडिल एसिड मतलब वो एसिड जो इस्तेमाल ही ना हुआ। आइडिल एसिड पर कौन से मेथड में डेप्शन चार्ज होगी, स्ट्रेट लाइन, RBM, SYDM। आइडियल एसिड्स पर कौन से मेथड पे डेप्शन चार्ज नहीं होगी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन आर। याद रखिएगा इन बातों। चलिए, क्योंकि हमारा ज्यादातर फोकस किस पे होता है, RBM वगैरह पर, तो अचानक से जब हमारे पास पेपर के अंदर प्रोडक्शन आर का सवाल आ जाता है तो हम बोलते हैं ये क्या हो गया। लेकिन आ गया ना सरप्राइजिंग,
एन एरोप्लेन इंजन एक्वाइड कितने का 75 मिलियन का, हैज लाइफ कितनी फ्लाइंग आवर्स, द प्लेन वॉज फ्लोन 1800 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट अमाउंट ऑफ डेविएशन शुड बी चार्ज, डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1800। आवाज नहीं आ रही, टाइप दिस। अब देखो फॉर्मूला जिसको याद है वो सोचता रहे, मैं तो पेपर में इस तरह लिखूंगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 1800 डिवाइडेड बाय 40, इसके भी 3 जीरो निकाल लिए मैंने कॉमन, डिवाइडेड बाय 48 कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर। बोले 2000, बोले बोले कौन सा आंसर है? नहीं बेटा डी आंसर है, डी, क्योंकि ऊपर वाला आंसर किसमें मिलियन में। क्या कर रहे हो बेटा? 75 किसमें मिलियन में, तो अगर 75 मिलियन में तो ये क्या बना 2.8125 मिलियन, तो असल आंसर है 2 मिलियन। यानी देखो एग्जामिनर के धोखे कैसे तैयार बैठे हुए तुम्हारे लिए, उसको ही पता जल्दी इनको भी है और जल्दी उसको भी है। करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। जागो भाई, तो टिक करके बैठ गया, बोला यही है। मतलब बेटा आपने एसिड की कॉस्ट किसमें पड़ी है? मिलियन में, तो डेविएशन भी मिलियन में आनी चाहिए ना, ये तो 1000 में आ रही है। तो हम देख के बड़े खुश हो गए, हाँ सर ये तो यही आंसर है सर। तो समझे बात या नहीं बेटा? पेपर में होते हैं जज्बाती वैसे मिस्टेक्स करके आ जाते, तो आपसे उम्मीद की जाए कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसी उम्मीद आपसे की जाए। एग्जामिनर चाहता है कि हम होशो हवास में रह के पास हो, ठीक। क्लोज करें? क्या आप चाहते हैं मैं क्लोज करूं इसको? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वो क्या लाभ?